इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहाँ पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। जी हाँ दोस्तों, तो क्या नायडू को शाह ने किया ब्लैकमेल? वक्फ पर चौंकाने वाले खुलासा से चौंक जाएंगे आप। इकरा हसन ने नीतीश नायडू की खोल दी पोल, देश में मच गया हंगामा। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, वो चंद्रबाबू नायडू जो कि मुसलमानों के हितों के रक्षक बन रहे थे, आखिर अचानक ऐसी कौन सी ब्लैकमेलिंग में फंस गए जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुसलमानों के साथ में छल कर दिया? आखिर चंद्रबाबू नायडू के साथ में बुजदिली वाली स्थिति क्यों पैदा हो गई? आखिर वो चंद्रबाबू नायडू जो अपनी बात को बेबाकी से कहने और अलायंस में गठबंधन में रहने के बावजूद वो झुकते नहीं थे, कई बार मोदी शाह समेत दूसरी पार्टियों को झुकाया, मगर इस बार जब मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात महज हवा हवाई होती चली गई, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के चेहरे से हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? आखिर उनकी ऐसी कौन सी दुखती रग थी जिसे अमित शाह ने पकड़ लिया और उस बुनियाद पर उनको बैकफुट पर डाल करके समर्थन ले लिया? आखिर समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने किस तौर पर पोल खोली है जिसे सुन करके शर्मिंदा नीतीश कुमार हैं, जिसे सुन करके चंद्रबाबू नायडू हैं, मोदी और शाह तो ही हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। दोस्तों, आज की शो की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहूंगा कि वो रवादारी समझता है, रोजे तो नहीं रखता पर इफ्तार समझता है। दोस्तों, नायडू की शाह संग डील या फिर ब्लैकमेलिंग पर नित नई बातें सामने आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ में क्या हुआ, अमित शाह और मोदी ने किस तौर पर इनको बैकफुट पर ढकेला, और वो चंद्रबाबू नायडू जो इफ्तार का कार्यक्रम करते हैं, वो चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात न सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में करते हैं, न सिर्फ रमजान में मुसलमानों को 1 घंटा पहले छुट्टी दे देते हैं, दफ्तरों में ऐलान करते हैं ताकि मुसलमानों को दिक्कत ना आए, जो किसी मौलाना की तरह मुसलमानों को इकट्ठा करके इफ्तार की बात में कहते हैं आपके हितों की रक्षा मैं करूंगा। कोई मोदी, कोई शाह, कोई भारतीय जनता पार्टी आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू खुद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? चंद्रबाबू नायडू खुद बड़े नुकसान में अमित शाह के ब्लैकमेल के जरिए होने वाले हैं? क्या अमित शाह ने ऐसी दुखती रत दबा दी, चंद्रबाबू नायडू चूं तक नहीं कर पाए और घुटने टेक गए? और इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त थू थू हो रही है। दोस्तों, वो हैदराबाद, वो आंध्र प्रदेश, जिस आंध्र प्रदेश के मुसलमानों ने चंद्रबाबू नायडू को 72% मुस्लिमों ने वोट किया, उनके साथ नायडू ने गद्दारी कर दी, छल कर दिया। उनके साथ चंद्रबाबू नायडू मदहोश हो गए, बेबस हो गए, लाचार हो गए, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भले ही पूरा दमखम लगाए कि ये बिल मुसलमानों के हित के लिए है, वो भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम विरोधी राजनीति करके सत्ता में आती है, वो मोदी जो ये कहते हैं कि इनको मुसलमानों को या आतंकवादियों को इनको इनके कपड़े से पहचान लो, वो मोदी जो ये कहते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो मोदी जो ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले ये लोग हैं, वो मोदी जो ये कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, मुसलमानों से डरा करके बहुसंख्यकों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, वो योगी जिनकी राजनीति को आप जानते हैं, वो मोदी, योगी और शाह मुसलमानों का हित करने चले हैं, और उस हित में उनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू उनका साथ दे रहे हैं। हास्यास्पद है दोस्तों। इस पर मेरा एक अलग से वीडियो है, आप जरूर देखेंगे उसको। मैं इसको करूंगा कि आखिर वो मोदी जो भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं अपने सहयोगियों के जरिए, वो मोदी जो अपनी सरकार को इस वक्त दुनिया के सामने एक आईने की शक्ल में रखने की कोशिश में नाकाम और फेल हो रहे हैं, हर तरफ से थू थू होती है, वो मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात करते, कितनी बड़ी हित थेथरई और कितना बड़ा मजाक है। और उनकी इस मजाक में, मुसलमानों के साथ उनकी इस थेथरई में
चंद्रबाबू नायडू जैसा शख्स शामिल हो गया। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आईना दिखाते हुए कहा कि बुज़दिल होंगे आप, हम बुज़दिल नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक 81 साल के शख्स की ये जुर्रत और हिम्मत। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं है वो। मगर दोस्तों, शायद नायडू के मन में उनके द्वारा किए गए कुछ भ्रष्टाचार कह लीजिए, कुछ कमियां कह लीजिए, कुछ ऐसी चीज कह लीजिए जिसके शाह की एजेंसियां या कोई और डर जिसको होगा, तभी तो उन्होंने गद्दारों की श्रेणी में अपना नाम लिखवा लिया। उनकी पोल हर तरफ खुल रही है। कैसे इकरा हसन ने इनकी पोल खोली है, जरा सुनिए। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक सर मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। सर, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। बहुत बहुत दोस्तों, ये तेवर तो नीतीश और नायडू को आईना दिखाते, साथ ही साथ देश की जनता के सामने नायडू नीतीश को मुसलमानों का वोट लेकर मुसलमानों के साथ छल करने वाला एक गद्दार के तौर पर साबित करते हैं। भले ही मोदी शाह ने नीतीश नायडू को किसी भी कारण ब्लैकमेल क्यों न किया हो, राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं, अगर आज आप ब्लैकमेल होकर के अपने लोगों के साथ, अपने वोटर के साथ छल कर सकते हैं तो कल तो कुछ भी आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे जिस तकनीकी तौर पर इसे एक शेरनी ने मोदी शाह समेत पूरे सत्ता पक्ष को रणनीतिक तौर पर अल्पसंख्यकों और संविधान के साथ छल करने वाला बताया, वो सुनने लायक था। सुनिए किस तौर पर धागे खोले जा रहे हैं। कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है सरकार ने, वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? धर्म को देखकर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? सेक्शन 107 और वक्फ बाय यूजर को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो इससे लाखों वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जाएगा। इसलिए ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं बल्कि उनके वजूद और विरासत को मिटाने का बिल है। हिंदुस्तान में बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट हैं जिसमें उस खास मजहब के लोग शामिल होते हैं और उसका इंतजाम करते हैं। और ये बात समझ में आने वाली भी है क्योंकि जो व्यक्ति अपने मजहब के रीति रिवाज को जितना अच्छे से समझ सकता है, किसी अन्य मजहब का व्यक्ति नहीं समझ सकता। आर्टिकल 26 क्लॉज 2 के तहत धार्मिक संप्रदायों को अपने मजहबी इदारों के एडमिनिस्ट्रेशन का हक देता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में इसको उल्टा किया जा। सर 2 मिनट सर प्लीज 2 मिनट्स। सरकार इसे एक सेक्युलर बॉडी मान रही है और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करने की बात कह रही है। आपके मुंह से सेक्युलरिज्म की बात सुनकर अच्छा लगा,
लेकिन अगले ही पल ये भ्रम टूट जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ दान देने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का आपने क्लॉज डाला है, लेकिन बोर्ड में बैठने के लिए मुस्लिम होने की कोई आपकी क्लॉज नहीं है। तो इससे आपकी जो दोहरी नीति है वो साफ जाहिर होती है। ये वही सरकार है जिसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट में ये लिख दिया कि जिला अधिकारी भी अगर होगा तो हिंदू होना चाहिए। कोई मुझे बताए कि वहां पर सेक्युलरिज्म का रस क्यों नहीं घोला गया। सर, आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले महिलाओं का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जहां पर नीतीश कुमार पहले से ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्त एक ऐसी मझधार में है जहां दोनों तरफ से वो फंसे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कि इस वक्त कई सारी स्थितियों से जाहिर तौर पर जूझ रहे हैं और जूझना पड़ेगा। शायद उनको लगा हो कि अभी उनके प्रदेश में चुनाव नहीं है, इसलिए इस बिल पर मोदी सरकार का समर्थन करके मुसलमानों की नाराजगी तो मोल लेंगे, लेकिन कोई बड़ा फैसला मुसलमानों के हित में करके जब तक चुनाव आएगा तब तक मुसलमानों को राजी कर लेंगे। मगर दोस्तों, एक ऐसा मुद्दा वक्फ बिल का है जिसको लेकर के मुस्लिम समुदाय नायडू और नीतीश को माफ करने के मूड में तो कतई नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया।